नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब की बार किसका बिहार? जी हां, ये एक सवाल जो 2020 के इस यक्ष प्रश्न का जवाब अब से 44 घंटे के बाद मिलेगा। जब 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी तब यह साफ होगा कि बिहार में नीतीश की सरकार बनी रहेगी या फिर तेजस्वी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। नतीजों से पहले हम ये आपके लिए लेकर आए हैं बिहार का सुपर एग्जिट पोल, जिसमें बिहार चुनाव पर हुए सारे एग्जिट पोल का एनालिसिस है। आज आपको बताएंगे बिहार के वोटर्स ने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट किया, क्या तेजस्वी का एम वाइज समीकरण हर दांव पेज पर भारी पड़ गया, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, नंबर वाइज और कास्ट वाइज, यानी हर लिहाज से किस गठबंधन को कितने फीसद लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर चुना। आज हम एग्जिट पोल का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको बिहार के मैंडेट की पिक्चर पूरी क्लियर नजर आएगी। तो आपके सामने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ये सुपर एग्जिट पोल का खाका, इसका डेटा रखते हैं। किसने एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें दी हैं। सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं कि पहला एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को थोड़ी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, ये सी वोटर का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को 116, आरजेडी प्लस को 120, एलजेपी को मात्र 1 सीट, तो अन्य के खाते में 6 सीट दिखाई दे रही है। तो यहां पर एनडीए को थोड़ी उम्मीद है क्योंकि आसपास नजर आता है। लेकिन पीपल्स पल्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आरजेडी प्लस कई आगे दिखाई देती है। इसके मुताबिक एनडीए को 90 से 105 सीट मिल सकती है, तो महागठबंधन को 103 से 120 सीट मिल सकती है, और एलजेपी को यहां पे पिछले वाले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ाते हैं, 3 से 5 सीट इन्हें मिल सकती है। लेकिन अगर आप टुडे चाणक्य को देखेंगे तो यहां पर तो क्लीन स्वीप नजर आता है। यहां पर ऐसा लगता है सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए का। मात्र 55 सीट दिखाई दे रही है, और आरजेडी प्लस को महागठबंधन की हम बात करें तो 180 सीट इन्हें दिखाई देती है, और एलजेपी के खाते में तो 0, खाता ही नहीं खोला गया। अब इसके बाद अब बात करिए एक्सेस पोल की, तो यहां पर 80, आरजेडी प्लस 150 और एलजेपी को 5 और अन्य के खाते में 9 सीट जाती दिखाई दे रही है। हमने सभी एग्जिट पोल्स के आधार पर जो एक सुपर एग्जिट पोल तैयार किया है वो आंकड़ा भी आपके सामने रख देते हैं। ये ऑन एन एवरेज आप देखिए आरजेडी प्लस यानी अब की बार तेजस्वी का बिहार ये नजर आता है। अब आप समझिए कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिनके आधार पर बिहार की जनता ने वोट कास्ट किया और नीतीश को नुकसान हो गया। एक्सेस माई इंडिया का सर्वे ये कहता है कि बिहार में वोट पिछले 5 साल के नीतीश सरकार के कामकाज पर पड़ा है। जब हम बात करते हैं कि किस स्थिति में लोगों के माइंडसेट क्या था, लोग क्या सोचकर वोट कास्ट कर रहे थे, उसमें विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। लोगों ने क्या सड़क देखी, लोगों ने क्या रोजगार देखा, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा आप देखिए 30% लोग, 30% आबादी बिहार की वो है जो बेरोजगारी की मार झेल रही है, या जिन्होंने वोट इसलिए कास्ट किया जो चाहती है कि रोजगार के और साधन उपलब्ध कराए जाएं। महंगाई 11% जनता वो है जिन्होंने महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट किया। प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा से ब्रांड वैल्यू वाला चेहरा कहा जाता है, जिनके चेहरे पर वोट पड़ता है। लेकिन आप बिहार की राजनीति में ये देखिए, ये पहली मर्तबा ऐसा देखा गया कि पीएम मोदी कोई मुद्दा ही नहीं थे, और राजनीतिक दल के आधार पर केवल 3%, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इशू वो था विकास, डेवलपमेंट और बेरोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंट। अब आप देखिए एक्सेस का एग्जिट पोल, लोकल कैंडिडेट केवल 2%, यानी बड़े चेहरों के आधार पर क्या राजनीति हो रही थी। कानून व्यवस्था मुद्दा था लेकिन इतना बड़ा नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा था लेकिन इतना बढ़ा नहीं, ना ही जाति। हम ये लगातार कहते रहे कि जातिगत आधार पर बिहार की जनता मतदान करती है, लेकिन ये कहता है कि जाति के आधार पर भी लोगों ने वोट नहीं किया। मुद्दा है डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। अब आप टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल देखिए, और वहां वो पोल क्या कहता है कि किस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। अब आप देखिए यहां पर भी जो मुद्दा सबसे ऊपर नजर आता है वो है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुद्दा। 35% लोग वो हैं जिन्होंने बेरोजगारी को नजर में रखते हुए मतदान किया। उसके बाद दूसरा मुद्दा आप देखिए वो है भ्रष्टाचार, 19% लोग, और बाकी और मुद्दे
34%। यानी इसका मतलब साफ नजर आता है, जो पिछले आपने एग्जिट पोल में देखा ठीक उसी तरीके से ये एग्जिट पोल भी, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू था जिससे तेजस्वी यादव लगातार अपनी रैलियों में उठाते आए थे। यानी बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा। अब आप ये एक बार फिर से देखिए, अगला एक्सिस का एग्जिट पोल क्या कहता है। बेरोजगारी 47%, 47% वो लोग हैं जिन्होंने रोजगार को ध्यान में रखते हुए, नौकरियों को ध्यान में रखते हुए वोट किया। छात्र अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा के बाद अच्छा रोजगार चाहते हैं, पलायन ना करना पड़े ये चाहते हैं। तो वो लोग जिन्होंने वोट किया उनकी संख्या 49% है। प्रवासी कामगार, देखिए जो सबसे दुखद तस्वीर हाल के दिनों में सामने आई, पिछले कुछ महीनों में सामने आई, वो थी उन लोगों की तस्वीर जिन्होंने पलायन किया, जो लोग अपने स्टेट से निकलकर दूसरे राज्यों में गए और कोरोना की भीषण मार की वजह से उन्हें वापस अपने राज्य लौटना पड़ा, और क्या स्थिति थी वो मुद्दा भी उनके जहन में था। अब हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम एक एक करके उन सबसे बातचीत करते हैं। सौरभ हमारे साथ हैं, अजय भी हमारे साथ है और पटना से नीतीश चंद्र भी हमारे साथ है। सबसे पहले नीतीश, क्योंकि आप लगातार ट्रैवल करते रहे, बिहार की नब्ज को टटोलते रहे, ये समझ रहे थे आप कि जनता इस बार मुद्दों की राजनीति करने वाली है? देखिए, बिल्कुल पहली बार ये दिखा बिहार में कि किसी मुद्दे पर बात हो रही थी, रोजगार की चर्चा हो रही थी, और रोजगार लगातार आप देखिए चर्चा में महागठबंधन ने बनाए रखा। कई बार आप देखेंगे कि जब हमला हुआ विपक्ष की तरफ से, जंगल राज के मुद्दे को उठाया गया, इसके अलावा तमाम दूसरी बातें जो भी कही गई, लेकिन महागठबंधन की कोशिश ये थी कि वो इस मुद्दे से, रोजगार के मुद्दे से हटे ना, और लगातार वो इसी बात पर बने रहे। तो ये निश्चित रूप से काम किया, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि रोजगार का जो मुद्दा है वो काम करेगा। और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही थी या फिर अलग अलग जगहों पर जो लोग बात कह रहे थे, जिसमें रोजगार की बात सबसे पहले थी, युवा यदि उनके साथ थे तो उसकी वजह रोजगार ही थी। हालांकि बिहार में जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव होते हैं, इसे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जातीय समीकरणों के साथ साथ रोजगार के मसले ने भी इसमें काम किया है। और इसमें जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन जाति के आधार पर लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। कम से कम ये जो पोल्स है उससे तो ये दिखाई देता है। और अजय, मुझे एक जो बयान है तेजस्वी यादव का वो ध्यान में आ रहा है। 26 अक्टूबर की एक रैली में उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीते 15 साल में जिस व्यक्ति ने रोजगार नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने कारखाना नहीं खोला, जिस व्यक्ति ने गरीबी को नहीं मिटाया, वो अगले 5 साल क्या खाक करेगा? इस बार दरअसल अगर ये जो तमाम एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये वास्तविकता में तब्दील हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात मीनाक्षी यहां पर देखने वाली ये होगी कि बिहार में जातीय समीकरण, जो कि अपने आप में एक वास्तविकता है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उस जातीय समीकरण के आधार पर तेजस्वी यादव की जमीन तो तैयार होती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वर्ग आकर जुड़ता है तेजस्वी यादव के साथ जिसे नौकरी चाहिए, जिसे तरक्की चाहिए, जिसने देखा है कि देश के बाकी प्रांतों में किस तरह की तरक्की हुई है, और उसके आधार पर आज वो अपने नेताओं से मांग कर रहा है। सीधे तौर पर कह रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे सिर्फ सड़क, पानी, बिजली से मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि ये तो आप देंगे ही, ये तो आपका बुनियादी काम है, लेकिन आपको मेरी तरक्की, मेरी आर्थिक तरक्की के लिए आपको मेरे साथ आकर खड़ा होना होगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है वोटरों का जो आज बिहार सामने रख रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश को ले लें अगर हम, उत्तर भारत में ये दो प्रांत ऐसे हैं जहां पर जातीय समीकरण बहुत बड़े पैमाने पर काम आते रहे हैं। और एमवाई समीकरण को अगर हम देखें तो जो एक्सिस का जो एग्जिट पोल है उसमें एमवाई समीकरण ने बड़े पैमाने पर महागठबंधन को वोट दिया है, बहुत कंसोलिडेटेड वोट दिया है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो बाकी लोग जुड़ रहे हैं जो कि एमवाई समीकरण से कहीं आगे निकल कर हैं, यानी कि आप उनको ओबीसी कैटेगरी के ले सकते हैं, आप उनको दलित और महादलित के बीच में उन्हें जोड़ सकते हैं। ये तमाम कैटेगरी जब आकर जुड़ती है तो इसके लिए एक ओवरराइडिंग थीम थी, और वो ओवरराइडिंग थीम विकास है। एक ऐसा नारा
के दम पर 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी। 2010 में एक बड़ी बढ़त लेकर सामने आए थे, लेकिन 2015 के बाद उनके कार्यकाल से बिहार की जनता न सिर्फ बहुत नाराज नहीं, क्योंकि अजय 2005 की और 2010 की अजय बात की है, तो मैं इसी को कड़ी बनाकर सौरभ आपके पास आ रही हूँ। 2005 में जंगल राज से मुक्ति के नाम पर वोट पड़ा, 2010 में विकास हुआ उसके नाम पर वोट पड़ा, लेकिन अब जो बीते 2 साल में हम देख रहे हैं, इस साल की तो हम अभी खैर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, माइंडसेट लोगों का बदल रहा है। मीनाक्षी, ये बात तो बिल्कुल साफ है। मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी, मैं कह रहा था कि ये बात अब बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये शायद चुनाव से पहले इतना नहीं पढ़ा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है और खासकर नीतीश कुमार के खुद के रिएक्शंस जैसे देखने को मिले, सभाओं में उनका कभी खींच जाना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी नाराज हो जाना, भीड़ की तरफ से कभी उनकी तरफ प्याज फेंका जाना, कुछ होना, ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार, और हमारे रिपोर्टर्स नीतीश यहाँ हैं, सब लोग जो ग्राउंड पर जाकर लोगों की बात पहुंचा रहे थे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इंकम्बेंसी झेल तो रहे हैं। लेकिन अभी हम चूंकि एग्जिट पोल के नतीजों पर बात कर रहे हैं, 10 तारीख को पूरे परिणाम आएंगे। मेरे हाथ में अखबार है, देखिए, हमने कल लंबी बातचीत करी थी, हमारे साथ नीतीश भी थे और अजय भी थे। हमने लगातार सारे एग्जिट पोल्स के ट्रेंड्स को पढ़ा था। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एज दिया महागठबंधन को, यह बात ठीक है। वो तेजस्वी यादव को ज्यादा पॉपुलर बताते हैं, यह बात भी ठीक है। और 2 एग्जिट पोल कम से कम ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को दी। एक ने तो 180 सीट महागठबंधन को दिखाई और एक्सेस ने 150 सीटें दी हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्लोज फिनिश बताया। लेकिन इस बीच में 2 एग्जिट पोल ऐसे भी आए आज के अखबार जिनके बारे में लिखा हुआ है। भास्कर का एग्जिट पोल एज नहीं बल्कि लगभग क्लियर मेजॉरिटी एनडीए को दे रहा है। वो 120 से 127 सीटें देता है एनडीए को, और गठबंधन को 70 से 81 सीटें देता है। और एक और है डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल फंसी हुई परिस्थिति तो बताता है, लेकिन इसमें भी एनडीए को बताता है। अब सवाल यह है कि छोटे से ब्रेक लेने की, क्या ये और जो आपने ये जो नया आम राय आप मान गई है कि महागठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है? मेरे ख्याल से ये नैरेटिव थोड़ा सा अभी जल्दी सेट हो रहा है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जो अभी आपने 2 और नए एग्जिट पोल को इसमें जोड़ा है, उस पर हम अब्दुल बारिश सिद्दीकी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ।